Good evening, everyone. Good evening, Reshma. Good evening, Kamini. Good evening, Diksha. Good evening, Faiza. Good evening, Aarti. Good evening, Krishna. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Sneha. Good evening, Anjali. चलो, तो ग्रुप में मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाली थी। ठीक है, अगर किसी को फॉर्म फिल करना हो तो कर लेना। एक तो यूपी का आपका दुबासू का फॉर्म अभी भी है, 20 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। वेटनरी में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भर सकता है। ठीक है। एंड सेकंड है वो उत्तराखंड वाला जो मैंने बताया था, वो भी आप फिल कर सकते हो। गुड इवनिंग कशिश। और भाई उत्तराखंड से जो कैंडिडेट हैं वो तो जीबी पंत का फॉर्म जरूर फिल करें, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, मान लो नर्सिंग वगैरह में, तो वहां से भी आप अगर कोई भी कोर्स करते हो तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। गुड इवनिंग अजय। क्योंकि देखो उत्तराखंड वालों का तो फीस वगैरह का भी इशू नहीं है, बाहर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए फीस ज्यादा रहती है। कोर्स की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो उत्तराखंड वालों को तो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। गुड इवनिंग आस्था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो बेसिकली ईएमआई जो हमने पिछला चैप्टर इसमें पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे जो करंट जनरेट हो रहा था वो कौन सा हो रहा था? अल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा था, जिसे हम शॉर्ट में एसी करंट भी कहते हैं। ठीक है। अब एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो करंट आपका जनरेट होता है, ये आपका डायरेक्शन बार बार क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था जो एसी अपने घर में आती है, एसी करंट जो अपने घर में आता है, बिजली जो अपने घर में आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि 50 साइकिल्स जो है एसी करंट की बनती हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है। और साइकिल का मतलब इस तरीके से, ये ये आपकी क्या है? कंप्लीट एसी साइकिल, एक एसी साइकिल है। वन एसी अल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल है ये। तो ऐसे क्या होता है? 50 साइकिल्स बनती हैं आपकी 1 सेकंड में। तो ये करंट जो होता है, पहले क्या है आपका? पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से जीरो से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसने गेन करा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? आई नॉट होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एम्पलीट्यूड। उसके बाद वापस एक बार जीरो पे आएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे जाएगा, ये आपका नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब आपके दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी पॉजिटिव वो बनेगी मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद फाइनली फिर यहाँ पे सर जीरो, और उसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा? दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हम इस करंट को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। अब आपको एक रीजन ये समझना चाहिए कि ये डायरेक्शन बार बार चेंज कैसे हो रही है। क्योंकि जब कोई जनरेटर होता है, ठीक है, जैसे एसी जनरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मान लो आपका एसी जनरेटर है। ठीक है, ये एसी जनरेटर है। ये आपका क्या है? बीच में कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल हो गई। इस कॉइल के ऊपर क्या होती है? वाइंडिंग होती है। वायर की क्या होती है? वाइंडिंग होती है। और ये किसके बीच में रखा होता है? ये मैग्नेट के बीच में रखा होता है। ये मान लो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो जब ये कॉइल को आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हो? रोटेट कर रहे होते हो, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जब यहाँ पर रोटेट हो रही होती है। ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि मैक्सिमम फ्लक्स यहां पर इस कॉइल से किस कंडीशन में पास होगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा कॉइल? ये बताओ, बोलो। कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली हो गई, ये नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। तो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस केस में रेक्टेंगुलर कॉइल में फ्लक्स आपका सबसे ज्यादा कब होगा? जब कॉइल आपकी कैसी होगी? मतलब मैं आपको दो कंडीशन यहाँ पर दिखाता हूँ। एक तो यही वाली कंडीशन हो गई,
कि ये जो कॉइल है वो इस तरीके से, और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ऐसे होगी। ठीक है, ये आप बस ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा और स्लैंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉइल। तो अब मेरे को बताओ, ये आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यही वाली है, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से। ठीक है, और ये इसका आगे मतलब जो भी है। तो अब मेरे को बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कौन से वाले केस में ज्यादा होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो किधर जो है कट अच्छे से कर रही हैं कॉइल को, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। फर्स्ट। फर्स्ट में कैसे करेंगे, फर्स्ट तो पैरेलल है ना। तो पैरेलल अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ही नहीं ना कॉइल से। तो सेकंड वाले केस में होगा, क्योंकि सेकंड वाले केस में कॉइल क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब कॉइल होती है तो मैक्सिमम फ्लक्स आपका पास होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने दो मैग्नेट के पोल्स लगाए, उसके बीच में जो कॉइल रखी वो खड़ी रख दी, सीधी करके खड़ी करके रख दी। और पहला वाला जो केस है उसमें फ्लैट करके रखी है, मतलब हॉरिजॉन्टली रखी है। और दूसरे केस में वर्टिकल करके रखी है। अब वर्टिकल करके अगर आप रखोगे, मतलब जैसे आपका हाथ है, तो हाथ की हथेली आपने टेबल पर सिंपली रख दी, और उसके बाद इस तरीके से आपने हथेली को उठाया कि एक एज आपका हथेली का ऊपर की तरफ है और एक एज हथेली का नीचे की तरफ है। तो वो वाली जो कंडीशन होगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये कॉइल रोटेट कर रही होती है ना, ठीक है, मैं इसकी वीडियो देखता हूँ एक बार, अगर कोई मिल जाता है एनिमेशन तो। देखो, अब मैं एक वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, ये चलो मैं इसको यहीं पर रन कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। In this module, you will learn about an AC अब बताओ, स्क्रीन दिख रही है क्या। यस सर। यस सर। एक मिनट, अब बताओ स्क्रीन सभी को विजिबल है, यूट्यूब वाली। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब आप इसमें देखना। देखो, ये है आपकी कॉइल। ठीक है, ये जो है ये कॉइल है। अब आप इसमें देख सकते हो नंबर ऑफ वाइंडिंग, या जो ये इन्होंने प्लेटें डाली हैं वो चार आपको दिख रही होंगी। ए बी सी डी, ये आपका क्या हो गया, लाइक क्रॉस सेक्शन हो गया पूरी कॉइल का। और जो आप साइड में देख रहे हो वो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है रेड वाला और एक आपका साउथ पोल है। तो अब क्या होगा, ये रोटेट करेगी कॉइल धीरे धीरे। coil with many turns moved around a soft iron core. A shaft. It can be ये rotated शाफ्ट है। ठीक है, जैसे जनरेटर में आपने देखा होगा ना, जनरेटर को चालू करने के लिए घुमाना पड़ता है हैंडल से, तो उसी तरीके की ये शाफ्ट है जिससे आप इसको घुमाते हो। a field magnet. It
may be a strong permanent magnet with concave poles. Two slip rings S1 and S2. These are connected to ये the स्लिप रिंग armature होते हैं करंट को and ट्रांसफर thus करने के लिए, rotate ठीक the है, bit. ताकि ये इसके अंदर रोटेट करता रहे और इधर से करंट जो पास होगा ये में वो आपका इधर ट्रैवल करके They चला जाएगा। provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. ठीक है, Working of अब a देखना DC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. As a result, अब देखो, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक मतलब गैल्वेनोमीटर में आपको दो तरफ रीडिंग दिख रही है, एक 0 आपका बीच में है, फिर एक 10 20 30 लेफ्ट साइड में और एक 10 20 30 राइट साइड में, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर मतलब उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, और मान लो 1 मिनट, हाँ मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो इधर नेगेटिव साइड में आपका प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या मतलब जब वापस से रोटेट करके आएगा तो आपका पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, ये देखो मतलब इससे जस्ट पहले क्या हुआ अभी, result, इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज यहाँ पर ये दिख रही होगी कि मतलब गैल्वेनोमीटर में अभी जैसे इसमें जो रीडिंग दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रीडिंग 0 की दिखा रहा है, आई थिंक ये गलत दिखा रहा है, एक सेकेंड, हाँ and EMF isn't used. ये गलत एक्चुअली रीडिंग दिखा रहा है। एक्चुअली में होगा क्या, जब ये जो आपका ये वाली जो आप पोजीशन देख रहे हो ना, जब आपकी कॉइल क्या है जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, ये पर्टिकुलर कंडीशन, यहाँ पर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल को सबसे ज्यादा कट कर रही हैं, और एक ये कंडीशन होगी जहां पर आपकी कॉइल क्या है बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऊपर से और नीचे से निकल जाएंगी, कुछ ही ऐसी लाइंस होंगी जो इस कॉइल को बीच में से क्रॉस करते हुए जा रही होंगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका मिनिमम ईएमएफ होता है, और वो वाली जो कंडीशन है जिसमें परपेंडिकुलर वाला केस बताया मैंने, तो उसमें आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब आ जाओ वापस यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एसी करंट जनरेट होने का प्रोसेस है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम पहले देखेंगे एसी करंट क्या होता है। तो एसी करंट इज द करंट विच वेरीज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली एंड पीरियोडिकली। तो एसी करंट एक ऐसे टाइप का करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, ठीक है। टाइम के साथ का मतलब क्या है कि कॉइल जैसे जैसे रोटेट हो रही है वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और दूसरा आपका करंट कौन से टाइप का होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जिसे आप डीसी करंट कहते हो। तो डीसी करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में आपका डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमने अभी पहले भी देखी थी प्रीवियस चैप्टर में, कि आई जो यहाँ पर जनरेट हो रहा होता है, यानी कि करंट जो यहाँ पर जनरेट हो रहा होता है, उसको हम किससे डोनेट करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से हम क्या करते हैं, इसको डोनेट डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, इसमें आई नॉट की हमने वैल्यू देखी थी, किसी को याद है आई नॉट की वैल्यू क्या थी, बताओ, सुबह तो पढ़ी थी। बोलो भाई, किसी को भी नहीं पता क्या? I/√2। आई बाई अंडर रूट टू, ये तो मैंने बताया भी नहीं है अभी। अरे जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस के टर्म्स में, जो पढ़ा था हमने,
अरे ये दिखा देता हूँ मैं। NBA ओमेगा। हाँ ये जो NBA upon R. कॉइल के टर्म्स में, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के उसमें टर्म्स में जो पढ़ा था हमने, आ गया। ये वाला जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू NBA ओमेगा बाय R साइन ओमेगा टी, तो इसी को तो हमने I नॉट साइन ओमेगा टी कहा था। तो I नॉट की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, NBA ओमेगा बाय R थी। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं। तो I नॉट की वैल्यू क्या थी, NBA ओमेगा बाय R के बराबर। ये किसकी वैल्यू आपकी, I नॉट की वैल्यू है। I नॉट क्या है, आपका मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम करंट हो जाएगा। फिर साइन ओमेगा टी हो गया, ओमेगा क्या आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसकी, कॉइल की हो गई, और टी क्या होगा आपका टाइम हो गया। और इसको हम, ये जो एसी करंट है, इसको ये वाली इक्वेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बिकॉज जब आपने एसएचएम के बारे में पढ़ा था तो आपने वहां पर भी देखा था कि किसी भी एसएचएम की इक्वेशन को आप कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी दोनों के ही टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपने वहां पर भी पढ़ा था ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो उसी तरीके से एसी करंट की ये भी यहाँ पर इक्वेशन हो सकती है कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में। और यहाँ पर ये जो आई नॉट है, ये क्या है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, एसी करंट की। तो ये मैंने आपको बताई दिया, और वो किसके बराबर होती है, एनबीए ओमेगा बाय आर के बराबर होती है। अब दूसरा जो है वो है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, जैसे केटीजी के बारे में हमने पढ़ा था ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसी तरीके से एक आरएमएस वैल्यू यहाँ पर भी होती है। इस आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लो। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। ठीक है, ये वो वाली स्टेडी करंट की वैल्यू होती है। स्टेडी का मतलब कि एक तरीके का कांस्टेंट टाइप का करंट, मतलब जो चेंज ना हो। ठीक है, दैट वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टर as would be generated by the given AC current over a complete cycle। यानी कि AC करंट की अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उस एक साइकिल कंप्लीट होने पर जो करंट आपका क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, और वो जितनी हीट किसी भी एक रेजिस्टर में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो वही क्या होगा, वो आपकी आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि आरएमएस वैल्यू एक करंट की एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हमें बताता है, वो उसके बराबर होती है किसके बराबर, अगर एसी करंट उसी रेजिस्टर के थ्रू अगर पास करवाया जाए, एक कंप्लीट साइकिल अगर उसमें से पास करवाई जाए, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट आपका प्रोड्यूस होगा, उतना ही सेम अमाउंट आपके इस स्टेडी करंट की वैल्यू में होगा प्रोड्यूस, जिसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के बराबर कहते हैं। ठीक है, अब स्टेडी करंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एसी करंट है वो तो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो उसका आप क्या ले लो, एक लाइक एवरेज मान सकते हो। रूट मीन स्क्वायर का हम करते कैसे, रूट मीन स्क्वायर में बेसिकली होता क्या है, हम सबका स्क्वायर कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं और उसका रूट कर देते हैं। तो वही ये वैल्यू के बारे में कहने का मतलब ये है कि जब आपकी एक कंप्लीट साइकिल चल रही होगी, ठीक है, ये सपोज आपकी एक कंप्लीट अगर साइकिल है, ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर करंट की कुछ वैल्यू है, मैंने कह दिया I1 है, यहाँ पर क्या है I2 है, ठीक है, यहाँ पर मान लो I3 है, यहाँ पर मैंने कह दिया I4 है, यहाँ पर I5 है। ठीक है, एंड सो ऑन करते हुए हमने मान लो 10 वैल्यूज ले ली यहाँ पर I10 के बराबर। तो हम क्या कर रहे होंगे, रूट मीन स्क्वायर का मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इन सबका क्या कर दो, स्क्वायर ऐड कर दोगे, और स्क्वायर ऐड करने के बाद जितनी भी होंगी, मान लो 10 वैल्यू थी तो 10 से डिवाइड कर दोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो वही क्या हो जाएगी, आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट हो जाएगी। तो ये आपकी वो वाली वैल्यू के बराबर होती है, एक ऐसे स्टेडी करंट के बराबर। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो अलग अलग पॉइंट पे आप अलग अलग करंट की वैल्यू का स्क्वायर लेके उसका एवरेज निकाल के उसका रूट निकाल रहे हो, तो आपको एक करंट की वैल्यू मिलेगी। तो वो जो करंट की वैल्यू है उसी को हम स्टेडी करंट कह रहे हैं। कि स्टेडी करंट मतलब कि हम एक ऐसा एवरेज वैल्यू मान ले रहे हैं जिसको हम स्टेडी करंट कह रहे हैं। तो ये स्टेडी करंट की वैल्यू ही आरएमएस वैल्यू होगी एसी करंट की, और वो उतने के बराबर होगी, कितने के बराबर, कि ये वाली जो करंट की वैल्यू जितना हीट प्रोड्यूस करेगी किसी भी एक रेजिस्टेंस या रेजिस्टर में, ठीक है, किसी एक कंप्लीट साइकिल में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट कह रहे हैं। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू एक ऐसी स्टेडी करंट की वैल्यू है जो किसी एक रेजिस्टर में इतनी हीट प्रोड्यूस करती है जितनी उसके एसी करंट के थ्रू एक कंप्लीट साइकिल में उस रेजिस्टर में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एवरेज या फिर मीन वैल्यू, ये थोड़ा सा अलग है। आरएमएस वैल्यू अलग होता है, एवरेज वैल्यू अलग होता है। एवरेज या फिर इसको मीन वैल्यू भी आप बोल सकते हो। तो ये जो एवरेज या मीन वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। ये भी आपका एक स्टेडी करंट होता है which would send same amount of charge through a circuit that is sent by the AC in the half cycle। तो अब यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, उसमें हीट की बात हुई थी, इसमें चार्ज की बात हुई थी। क्योंकि करंट अगर यहाँ पर मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा होगा। ठीक है,
तो ये आपका एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू आपकी वो स्टेडी करंट की वैल्यू, स्टेडी करंट मतलब कि एक आपको फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, तो वो करंट में जितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा होगा किसी सर्किट से, वो ही आपका क्या होगा, एवरेज वैल्यू के बराबर हो जाएगा, दैट इज सेंड बाय द एसी इन द हाफ साइकिल। जो आपके एसी के हाफ साइकिल में मतलब जो चार्ज आपका फ्लो कर रहा होगा किसी सर्किट में, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि ये वाली वैल्यू ऐसी है स्टेडी करंट की जो उतना अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो करवाएगी जितना आपका एसी की एक हाफ साइकिल में होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू भी बोल सकते हो एसी करंट के। तो एवरेज आई एवरेज अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आपको मिलती है वो कितनी मिलती है, 0.637। 0.637 कैसे मिला है, 2 बाई पाई को सॉल्व करके। जब 2 बाई 3.14 आप करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 0.637 के बराबर है, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू का भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो यहां पर ये लिखता हूं आई आर एम एस, ठीक है। आई आर एम एस है आपका आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है, अभी किसी ने बताया भी था, आई नॉट बाई रूट टू। और जब आप 1 बाई रूट टू को सॉल्व करते हो तो 1 बाई रूट टू को सॉल्व करने पे आपको 0.707 मिलता है। तो आई आर एम एस की वैल्यू हम 0.707 आई नॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एसी करंट होता है उसको अगर आप 0.707 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको आई आर एम एस की वैल्यू मिल जाती है। और अगर आपको क्या निकालना है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको 0.637 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस ये डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका सिंपल सा इस दोनों इन दोनों डेफिनेशन के बेसिस पे क्या बन सकता है कि आई नॉट की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, ठीक है। आई नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोल देंगे और बोलेंगे कि आरएमएस वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगी। या अगर वो ऐसी कंडीशन नहीं देते, अगर वो आई नॉट पे आपसे पहले कैलकुलेट करवाते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक एसी जनरेटर है जिसमें नंबर ऑफ कॉइल्स एन दी हुई है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इतनी बी पास हो रही है, उसका एरिया कॉइल का इतना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा है, मतलब जितनी भी दी होगी, और रेजिस्टेंस उस सर्किट का इतना दे रखा है या रेजिस्टर इतना ओम का लगा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आई नॉट की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद आईआरएमएस के लिए रूट टू से डिवाइड कर दोगे या 0.70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसी तरीके से अगर एवरेज या मीन वैल्यू आपसे पूछेगा तो 0.637 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्वेश्चन जो है वो कैसे भी बन सकता है, आपको सारी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ आ गया सभी को। चलो ठीक है फिर। हाँ, अब आगे इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो आपका इंस्टेंटेनियस है, मतलब इसमें भी हम क्या देखेंगे, आरएमएस और एवरेज वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे हमने करंट की इक्वेशन बताई थी ना, अल्टरनेटिंग करंट के लिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो उसी तरीके से ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो भी हम वी की बना सकते हैं, वी के टर्म्स में। तो ये जो वी हो जाएगा या जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि हर किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब टाइम का मोमेंट जो भी होगा या जो टाइम इंस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर टाइम टी के लिए ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो v का रिलेशन या तो आप v नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, जैसे आपने i के लिए i नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था, और उसी तरीके से v को आप v नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, मतलब वही एसएचएम या वेव वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। और यहाँ पर अगर आप v आरएमएस की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो भी वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, v नॉट बाई रूट टू, जैसे वहां पर i नॉट बाई रूट टू था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 0.707 टाइम्स v नॉट, ठीक है। या फिर अगर आपको उसको परसेंटेज में लिखना है तो आप ये बोल सकते हो कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 70.7% ऑफ वी नॉट के बराबर होती है।
तो ये रिलेशन भी, और ये वाला आपका आई नॉट में भी लग सकता, मतलब उधर करंट में भी लग सकता है, ठीक है। और वी एवरेज की अगर हम बात करें तो ये वही हो जाएगा 2/पाई वी नॉट हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.637 वी नॉट के बराबर आ जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हो 63.7% जो है वो वैल्यू होती है किसकी, आरएमएस की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो उसमें क्या दे देंगे, उसमें आपको 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि आई एवरेज जो है वो आपका आई आरएमएस के बराबर होता है, ठीक है, आई एवरेज जो है वो आपका ग्रेटर देन आई आरएमएस होता है, या एक ऑप्शन दे देंगे कि आई एवरेज की वैल्यू लेस देन आई आरएमएस होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, वी ये जो आई आरएमएस होता है वो आपका ज्यादा होता है, क्योंकि ये 70.7% वैल्यू है किसकी, वी नॉट की, अगर हम वी आरएमएस की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आई आरएमएस की बात कर रहे होंगे तो वो 70.7% वैल्यू होगी किसकी, आई नॉट की। और ये आप अगर वो देखोगे एवरेज वैल्यू देखोगे, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये एवरेज होगा वी एवरेज। तो वी एवरेज जो है वो कितना होता है, 63.7% होता है, यानी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू से ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन ऐसे वाले स्टेटमेंट बेसिस पर भी दिया जा सकता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास आ सकता है, तो ध्यान रखना आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन कौन सी, एवरेज वैल्यू, दोनों ही केसेस में, आपके करंट के केसेस में भी और ईएमएफ के केसेस में भी या पोटेंशियल के केस में भी, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद है नेक्स्ट पावर। तो हमने करंट की बात करी, ठीक है, एसी करंट की पावर की बात करी, सॉरी एसी करंट के मतलब करंट की बात करी एसी सर्किट में, एसी सर्किट में ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, आरएमएस और एवरेज ये बात करी। अब हम पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो पावर का जो सिंपल फॉर्मूला हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो अपने पास P इक्वल टू VI के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो। पावर का जो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर किसी सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है और किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V के बराबर दे रखा है, और अगर आपको उस सर्किट में पावर कैलकुलेट करनी है कि कितने पावर वॉट में यहाँ पर कितने पावर खर्च हो रही है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, P इक्वल टू VI का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। अब ये जो एसी सर्किट इसमें दिया हुआ है, इसमें आप पावर कैसे निकालते हो कि बोथ ईएमएफ एंड करंट चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर ईएमएफ और करंट आपका दोनों ही चेंज हो रहे हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है या वी नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, और करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, यानी कि दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। सो इन सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पावर। तो हम क्या करते हैं, हमेशा एवरेज पावर निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्या करोगे पूरे सर्किट में, अगर आप पावर निकालने की कोशिश करोगे तो हाफ साइकिल में तो आपको पॉजिटिव पावर मिलेगी और हाफ साइकिल में आपको नेगेटिव पावर मिलेगी, तो वो कैंसिल होकर जीरो बन सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए जीरो से टी टाइम के लिए, मतलब पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप निकाल रहे हो जीरो से टी टाइम पीरियड के लिए, तो ये जो एवरेज पावर हो जाती है ये होती है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर जो होती है एसी सर्किट में किसके बराबर होती है, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई के बराबर। अब यहां से भी न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू दे देंगे आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू दे देंगे, आई नॉट और वी नॉट की वैल्यू दे दी, और फाई दे देंगे आपको, ठीक है। और फाई बेसिकली क्या होता है, फेस होता है, फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस हमने पढ़ा था ना, तो वी और आई के बीच में फेस डिफरेंस दे देंगे, ठीक है। V और I के बीच में क्या दे देंगे, फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू दे देंगे, और आपसे कहेंगे कि एवरेज पावर कैलकुलेट करो। तो VRMS पहले आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.707 से V नॉट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरीके से IRMS कैलकुलेट कर लोगे, I नॉट को 0.707 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और फिर आप फाई के लिए कॉस फाई निकाल दोगे, जितना भी फाई एंगल आपको दिया होगा, फेस एंगल दिया होगा, वो आप निकाल लोगे। और एक चीज आपको यहाँ पर ये और ध्यान रखनी है कि ये जो cos फाई वाला टर्म होता है इसको हम पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। cos फाई जो होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर कहते हैं उसे। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एवरेज पावर किसी सर्किट में इतनी दी हुई है, वीआरएमएस की वैल्यू इतनी है, आईआरएमएस की वैल्यू इतनी है, तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करो। पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का मतलब कि cos फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, और अगर वो कहेगा कि फेज डिफरेंस निकालना है तो आपको फाई निकालना पड़ेगा, पहले cos फाई निकालोगे कि फाई के लिए cos इनवर्स कर दोगे उस वैल्यू का, तो वो आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। और अगर वो कह रहा है कि पावर फैक्टर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ cos फाई निकालो, ठीक है। तो ऐसे करके काफी सारे न्यूमेरिकल यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वीआरएमएस क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या है, एवरेज पावर क्या है, तो फिर आप ये चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया सभी को, किसी को कोई डाउट है? बोलो किसी को कोई डाउट है।
नो सर। कुछ तो बोलो भाई, क्या हो गया आज? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सर्किट पढ़ेंगे? हमने जो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने ऐसा सर्किट पढ़ा था जिसमें आपके रेजिस्टर लगे होते हैं। एक सर्किट हमने वैसे वो पढ़ा नहीं है, लेकिन वो आपके टॉपिक में है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आपने करे होंगे तो वो आया होगा। एक सर्किट आपका ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर लगा होता है। और एक सर्किट आपका ऐसा होता है जिसमें रेजिस्टर लगा होता है। इसके अलावा भी हमने और कोई सर्किट की बात नहीं करी। एक इंडक्टर वाला सर्किट भी होता है, जो अभी हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। तो उसके थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको किसी सर्किट में इंडक्टर भी मिल सकता है। इंडक्टर का मतलब वही सोलेनोइड जैसी कॉइल लगी होगी, तो वो आपका इंडक्टर हो जाता है। तो ऐसे करके हम तीनों सर्किट के बारे में पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी एसी सर्किट में पहले रेजिस्टर को लगाया जाता है, या किसी इंडक्टर को लगाया जाता है, या किसी कैपेसिटर को लगाया जाता है, तो वहां पर करंट वगैरह की वैल्यू क्या होती है, या पोटेंशियल की वैल्यू, या ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, तो वो पहले हम अलग अलग देखेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो सर्किट है, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो हम एक ऐसे एसी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। मतलब ये सर्किट कैसा होगा कि ये आपने रेजिस्टेंस बनाया या रेजिस्टर बनाया, ये आर इसकी वैल्यू है, आर ओम के बराबर, और यहाँ पर क्या लगा है, एसी का सोर्स लगा है। एसी सोर्स के लिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ये जो सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल किसका है, एसी करंट का। मतलब इस सर्किट में एसी करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ईएमएफ की, वो होती है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ऊपर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी पड़ी थी, वही सेम चीज है। V की जगह यहाँ पर E लिख दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो V लिखो या E लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब ईएमएफ ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और जो करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और दोनों के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहां पर भी साइन ओमेगा टी है, यहां पर भी साइन ओमेगा टी है। मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 के बराबर है। क्योंकि अगर किसी भी इक्वेशन में साइन ओमेगा टी प्लस कुछ करके लिखा होता या माइनस करके कुछ भी लिखा होता, तो वो वैल्यू आपकी फेज डिफरेंस फाई की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी दोनों में है, यानी कि फाई या जो फेज डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है। तो मतलब है कि फेज डिफरेंस 0 है। इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों ही कैसे हैं, सेम फेज में। और ये कब होता है, जब आपका एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा होता है या रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, अब दूसरा जो केस है वो है आपका इंडक्टर का। इंडक्टर मतलब इस तरीके से ये आपने लगाया है इंडक्टर। इंडक्टर मतलब वो सोलेनोइड जैसी कॉइल हो गई, ये लगाया, ये आपका एसी करंट हो गया यहाँ पर, ये आपने सर्किट में लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में ई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो, या वी की वैल्यू देखोगे, तो वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। यानी कि अगर आपको ईएमएफ का रिलेशन देखना है तो वो किसके बराबर होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, एक एक दो टर्म्स और होते हैं। एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये बेसिकली क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टर होता है, उस रेजिस्टर की प्रॉपर्टी में अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उसी तरीके से इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम कहते हैं। यानी कि इंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, यानी कि उसको जो रुकावट मिलेगी, उस रुकावट के लिए हम जो यहाँ पर टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो इंडक्टिव रिएक्टेंस करते हैं। जैसे रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, क्या करने की, करंट को रोकने की। तो इसका नाम हमने अलग से रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्स और नीचे क्या लगा देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं एल। तो एक्सएल से हम इसको डिनोट करते हैं, किसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। और ये जो एक्सएल की वैल्यू होती है वो ओमेगा इंटू एल के बराबर होती है। अच्छा ये बताओ एल क्या होता है, सुबह पढ़ा था अभी हमने, बताओ एल क्या होता है भाई, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। एल इज इंडक्टेंस। ठीक है, तो एल क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया। जब हमने सुबह पढ़ा था ना कि आपका जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू फाई टू इस तरीके से होता है, या एन फाई होता है, तो वहीं पर क्या हो जाता है, वो जो कांस्टेंट टर्म आता है वो एल आ जाता है। तो वही एल क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। जैसे v इक्वल टू आई आर में, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जब हम करते हैं किसमें, ओम्स लॉ में, तो r आपका क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि आपका कांस्टेंट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमने सुबह वाला रिलेशन पढ़ा था उसमें एल आ गया था, इंडक्टेंस।
तो एल क्या होगा आपका इंडक्टेंस हो गया, और ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, ओमेगा एल के बराबर होती है। अब इस ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, ये 2 पाई न्यू के बराबर होता है, ये चीज आपको पता होगी। कैसे, क्योंकि हमने एक रिलेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी के बराबर होती है, और 1 बाई टी क्या होता है, एफ के बराबर होता है। तो ओमेगा के हमने क्या लिख लिया, 2 पाई एफ लिख लिया। तो यहां से हमें एक्सएल की वैल्यू ये भी मिल गई 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फेज डिफरेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितने का होता है, पाई बाई 2 का होता है। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है करंट को, यानी कि वोल्टेज की जो साइकिल यहाँ पर चल रही होती है, या जो ईएमएफ की साइकिल चल रही होती है, वो 90 डिग्री आगे चल रही होती है। 90 डिग्री आगे का मतलब ये है कि जो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, वोल्टेज उसमें आगे चल रहा होता है, यानी कि वोल्टेज और अगर करंट की साइकिल को कंपेयर करें तो वोल्टेज पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस से आगे चल रहा होता है। लेकिन ये चीज कैपेसिटर के केस में उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखने की, जब आपका इंडक्टर होगा तो उस केस में आपका जो वोल्टेज है वो लीड करेगा किसको, करंट को, यानी कि करंट पीछे रहता है और वोल्टेज आगे रहता है, कितने के फेज डिफरेंस से, पाई बाई 2 से। तो वोल्टेज की इक्वेशन तो हमने पढ़ ली थी, जो कि क्या थी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या e इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कह सकते हो। और अभी हमने पढ़ा कि करंट क्या है, पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस से पीछे रहता है, तो करंट का जो एक्सप्रेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 मतलब पीछे लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, या आप बोल सकते हो कि वोल्टेज लीड कर रहा है। लीड का मतलब कि आगे चल रहा है, और लैग करना है मतलब पीछे चल रहा है। तो करंट यहाँ पर लैग करता है, वोल्टेज आपका लीड करता है, कितने के फेज डिफरेंस से, पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप पावर फैक्टर निकालोगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई होता है, हमें पता है पावर फैक्टर, और फाई की वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रख दोगे, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 है, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम एवरेज पावर कंजम्पशन की बात करें तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है, एवरेज पावर इक्वल टू वीआरएमएस आईआरएमएस इनटू cos फाई, और अगर cos फाई 0 हो गया, इसका मतलब है कि एवरेज पावर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता है और उसमें अगर एसी करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वहां पर एवरेज पावर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। या फिर सीधा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा है, तो वहां पर पावर फैक्टर कितना होता है। तो अगर आपको फाई की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप पावर फैक्टर आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फाई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री या पाई बाई 2 के बराबर होती है, ठीक है। समझ आ गया, बताओ सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतना देख लेना आज, ठीक है। और इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस कर लेना स्टार्टिंग पे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इतने सारे फॉर्मूले हैं ना 12th में, पूरे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फॉर्मूले तो प्लीज सब याद कर ही लेना, ये जितने भी पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूले के चाहो तो आप एक पेपर पे लिख लो, एक पतली कॉपी में लिख लो, लेकिन फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, भले ही फिर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चलो अभी आपका टेस्ट है 6:40 से, टेस्ट दे देना सभी लोग। और ठीक है, तो टेस्ट अभी देखता हूँ मैं, शायद उसी का शायद थर्ड पार्ट होगा या सेकंड पार्ट होगा मॉलिक्यूलर वाले का, तो वो टेस्ट आप अभी आप 6:40 से करोगे, ठीक है। बाकी फिर सुबह मिलते हैं।